गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लैम्ब्रुस गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था और भी हमने देखे थे बी क्रोमोसोम वगैरह। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलीटिन गुणसूत्र। पॉलीटिन क्रोमोसोम पॉलीटिन क्रोमोसोम की जो खोज की थी बालबियानी ने, और नाम दिया था इसको कॉलर ने। खोज किसके अंदर की गई थी? तो खोज की गई थी यहां पर ड्रोसोफिला के लार्वा में। ये जो ड्रोसोफिला होती है, मधुमक्खी जो होती है मेलेनोगेस्टर, तो यहाँ पर ड्रोसोफिला के लार्वा के अंदर यहाँ खोज की गई थी पॉलीटिन गुणसूत्र की। तो ये पॉलीटिन गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं? इनकी अगर हम उपस्थिति देखें तो कहाँ उपस्थित होते हैं? ये जो डिप्टेरा गण होता है, डिप्टेरा गण, इस डिप्टेरा गण के लार्वा में फैट बॉडीज पाई जाती हैं। तो इन फैट बॉडीज में उपस्थित होते हैं क्या? पॉलीटिन गुणसूत्र ड्रोसोफिला की आंत के एपिथीलियम में, आंत की एपिथीलियम में पॉलीटिन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेलपीघी नलिकाओं में, मेलपीघी नलिकाओं में जब हम इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं ऑर्थोपॉड में, तो ऑर्थोपॉड में जो यहाँ पर अन्नपुट होता है उसके अंदर ढेर सारी मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स में, लार ग्रंथियों में पॉलीटिन गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो ये पॉलीटिन गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र बहुसूत्रीय होते हैं। पॉलीटिन गुणसूत्र कैसे होते हैं? बहुसूत्रीय होते हैं। बहुसूत्रीय का मतलब जो स्ट्रैंड होती हैं, ये कैसी होती हैं? एक से अधिक होती हैं। अभी हम आगे डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे। जैसे क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होती हैं, क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती हैं। तो यहां पर ये जो क्रोमेटिड होती हैं, ये संख्या में बहुत अधिक होती हैं। बहुसूत्रीय इसीलिए कह रहे हैं, संख्या में 2 नहीं, यहां से बहुत ज्यादा होती हैं संख्या में, ये हजारों तक संख्या में पाई जाती हैं। तो ये बहुसूत्रीय स्टैंड वाले क्रोमोसोम होते हैं। यहां पर हमने इसको ड्रोसोफिला में देखा था फर्स्ट टाइम। तो जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के पॉलीटिन गुणसूत्र जो होते हैं, ये पॉलीटिन क्रोमोसोम जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, इन सोमैटिक सेल्स से 1000 गुना बड़े होते हैं। 1000 गुना बड़े होते हैं। तो इसका मतलब संख्या में बहुत बड़े, आकार में बहुत बड़े होते हैं। यहां पर डीएनए अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। डीएनए अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और डीएनए अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण इनका आकार बड़ा हो जाता है। और आकार बड़ा है इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? जायंट क्रोमोसोम।
इसलिए इनको हम जॉइंट क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर डीएनए की मात्रा अधिक है और डीएनए की मात्रा अधिक होने के साथ साथ इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये डीएनए की मात्रा कहीं तो आएगी तो आकार बड़ा होगा, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, जॉइंट क्रोमोसोम कह रहे हैं। यहां जो क्रोमेटिड पाए जाते हैं, क्रोमेटिड या क्रोमोनिमेटा, ये क्रोमोनिमेटा यहां पर संख्या में अधिक पाए जाते हैं। जो स्ट्रैंड पाई जाती हैं ये संख्या में अधिक होती हैं, और संख्या में अधिक होने का कारण, संख्या में अधिक होने का कारण क्या होता है कि इनके अंदर यहां जो डीएनए पाया जा रहा है या फिर क्रोमोसोम कहें, इस क्रोमोसोम के अंदर एंडो रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। एंडो रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, और ये एंडो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अंतः द्विगुणन, अंतः द्विगुणन। तो यहाँ एंडो रेप्लिकेशन की वजह से ही ये क्रोमेटिड की संख्या क्या हो जाती है, अधिक। तो यहाँ अंतः द्विगुणन के कारण संख्या तो निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन क्या नहीं होता, पृथक्करण। यहाँ पर पृथक्करण नहीं होता, और जब यहाँ पृथक्करण नहीं होता तो ये सारी की सारी जो स्ट्रैंड बनी है ये क्या हो जाती है, जैसे रस्सी में गांठ लगा देते हैं ना, बहुत सारी स्ट्रैंड को लिया और रस्सी के अंदर बांध करके गांठ लगा दे, तो ये नीचे की तरफ तो खुली हुई लटकी रहेंगे, ऊपर से कैसी होंगी, बंधी। तो ये यहाँ पर एक साइड से बंधी हुई और नीचे की तरफ फ्री रहती है। तो यहाँ पर रस्सी के समान, रस्सी में गांठ के समान यहाँ पर ये उपस्थित होती हैं, तो इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर एंडो रेप्लिकेशन की वजह से संख्या निरंतर बढ़ती हुई चली जाएगी, पृथक्करण नहीं होगा, तो यहाँ पर स्ट्रैंड लगातार बढ़ती हुई संख्या में चले जाते हैं। अगर यहाँ पर हम इनकी संरचना की बात करें तो जो स्ट्रैंड की संख्या है, यहाँ पर सूत्रों की जो संख्या है, ये संख्या 512 से लेकर के 1000 तक हो सकती है, हजारों में। इतना अधिक एंडो रेप्लिकेशन होता है, संख्या 512 से लेकर के हजारों तक हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी संरचना को देखें तो यहां जो ये क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, इन क्रोमेटिड्स में ये इसका सेंटर पार्ट हो गया, इस सेंटर पार्ट से यहां आर्म इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं। कितनी भी आर्म यहां पर जुड़ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर 2-4 ही होंगी, कितनी भी आर्म यहां हो सकती हैं। ये क्रोमोसोम का सेंटर होता है, जिससे ये सभी जुड़ी हुई होती हैं। अभी बताया था जैसे रस्सी में गांठ लग जाती है, वैसा पार्ट होता है। ये सभी क्या है, आर्म, क्रोमोसोम आर्म, क्रोमोसोम आर्म, या फिर ये कहें क्रोमेटिड, क्रोमेटिड भी तो कह सकते हैं ना, तो इनको हम क्रोमेटिड कहें या क्रोमोसोम आर्म कहें, दोनों ही चीज ये होते हैं। तो ये क्रोमोसोम आर्म है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये आर्म है, इस आर्म में हल्की और गहरी
हल्की व गहरी पट्टियां उपस्थित होती हैं, बैंड्स। यहां हल्के और गहरे रंग की पट्टियां उपस्थित होती हैं, बैंड्स उपस्थित होते हैं। और ये कैसे होते हैं? एकांतरित क्रम में, एकांतरित क्रम में और विशेष स्थानों पर होते हैं। ऐसा नहीं है सभी जगह मिले, विशेष स्थानों पर होते हैं, स्थानों पर उपस्थित होते हैं। रीजन क्या है विशेष स्थानों पर उपस्थित होने का? क्योंकि जब यहां पर विभाजन होगा, कभी कोशिका में विभाजन होगा, तो विभाजन के समय जो पेयरिंग होगी, विभाजन के समय जो पेयरिंग होती है, इस पेयरिंग में समजात, क्योंकि पेयरिंग किसमें होगी? समजात गुणसूत्रों में। तो यहां पर जो पेयरिंग होती है, इस पेयरिंग में जो ये बैंड्स हैं, ये बैंड्स क्या आ जाते हैं? समान रूप में आमने सामने आते हैं, समान रूप में आमने सामने आते हैं। मतलब हल्की पट्टी के सामने हल्की पट्टी आएगी और गहरी पट्टी के सामने गहरी पट्टी आएगी। तो यहां पर आमने सामने आ जाते हैं पेयरिंग के समय, इसीलिए विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा, यहां पर जो ये हल्की और गहरी पट्टियों के जो बैंड पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बैंड्स जेनेटिकली कैसे होते हैं? ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव पार्ट होते हैं या सक्रिय स्थान होते हैं। अब जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है तो ये आगे भी हिस्सा लेंगे। जब यहां पर कोशिका में डिवीजन होगा, विभाजन होगा, तो ये पार्ट अगली पीढ़ी में जाएंगे। यहां से एक्टिव पार्ट है ये, तो ये जेनेटिकली एक्टिव पार्ट होते हैं जो अगली पीढ़ी में मूव करने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। यहां पर जो ये गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इन गुणसूत्र में बीच बीच में फूली हुई जगह और होते हैं, फूले हुए भाग और पाए जाते हैं। और ये फूले हुए भाग क्या कहलाते हैं? पफ। फूले हुए भाग पफ कहलाते हैं। और इन्हीं स्थानों पर mRNA का संश्लेषण होता है, mRNA का संश्लेषण होता है। जो फूले हुए पार्ट होते हैं जिन्हें हम पफ कह रहे हैं, इन्हीं स्थानों पर यहां पर mRNA का संश्लेषण होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गहरे रंग की एकांतरित क्रम में, साथ में हल्के रंग की, गहरे रंग की, हल्के रंग की, ऐसे यहां पर पूरी की पूरी पट्टियां उपस्थित होती हैं। और जो ये पफ पाए जाते हैं, ये क्लियर होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही यहां सभी स्ट्रैंड पर इसी प्रकार की पट्टियां पाई जाती हैं। जितनी भी स्ट्रैंड है, इन सभी स्ट्रैंड पर ऐसे ही हल्की गहरी पट्टियां पाई जाएंगी। तो यहां ये पट्टियां विशेष स्थानों पर बताया अभी आपको इसलिए होती हैं कि पेयरिंग के टाइम में अपने समजात गुणसूत्र से जब ये पेयरिंग करें तो दोनों में समान स्थानों पर होती है। आमने सामने हल्की के सामने हल्की पट्टी आ जाएगी और गहरी के सामने यहाँ पर गहरी पट्टी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपके यहाँ पर क्रोमोसोम कंप्लीट होते हैं। जो भी टाइप्स थे आपके, ए क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, लैम्ब्रोस, पॉलीटिन, तो यहाँ पर सारे सारे क्रोमोसोम के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्तनशील तत्व।
परिवर्तनशील तत्व, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये परिवर्तनशील तत्व जो जिनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कह रहे हैं, ये क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, परिवर्तनशील जो तत्व होते हैं, ये डीएनए के सेगमेंट होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। और ये डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं जिनको जीनोम में किसी भी स्थान पर, जीनोम में किसी भी स्थान पर निवेशित किया जा सकता है। निवेश मीन्स क्या होता है? लगाना। तो यहां किसी भी स्थान पर निवेशित किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। जीनोम का मतलब गुणसूत्र से है, तो एक गुणसूत्र पर किसी भी स्थान पर इनको हम निवेशित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसे जो डीएनए सेगमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिवर्तनशील एलिमेंट या तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये जो परिवर्तनशील तत्व होते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट गुणसूत्र में जिस स्थान पर पहुंच जाते हैं, गुणसूत्र में जिस स्थान पर निवेशित हो जाते हैं, मान लिया ये हमारे पास में कोई क्रोमोसोम है, गुणसूत्र का कोई खंड है या कोई जीनोम है हमारे पास में, इसके अंदर हमने यहां पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। ये क्या है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। और ये नीचे क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है जहां इसको हमने क्या किया है? इंसर्ट किया है, निवेशित किया है। तो गुणसूत्र में जिस स्थान पर इनको निवेशित करते हैं, ये स्थान कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इस स्थान पर क्या होंगी? जीन। तो ये जीन्स कैसी हो जाएंगी? ये जीन्स निष्क्रिय हो जाती हैं। जीन्स निष्क्रिय हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। हम इसको जितने भी स्थानों पर इंसर्ट करेंगे उतने ही स्थानों पर जीन्स क्या हो जाएंगी? निष्क्रिय हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी ये। और ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, मान लिया एक गुणसूत्र हमारे पास में ये है, दूसरा ये है, दोनों विषम जात हैं, समजात नहीं है, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। कैसे हैं ये? विषम जात हैं। क्योंकि इनकी जो परिवर्तनशील तत्व होते हैं, इनकी खासियत होती है कि ये गुणसूत्र पर, एक गुणसूत्र पर एक स्थान से ही, अगर ये अलग ना होकर के सेम होता तो ये क्या है? यहां से इधर भी मूव कर सकते हैं, यहां से इधर भी मूव कर सकते हैं। एक ही गुणसूत्र पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। साथ ही साथ एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर, और दूसरा कैसा हो? विषम जात हो। समजात को तो छोड़ो, विषम जात, सॉरी। तो अगर इस गुणसूत्र पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है तो ये दूसरे विषम जात पर यहां से मूव कर जाएंगे किसी भी स्थान पर। ऐसा नहीं है, इसके बराबर वाले स्थान पर, किसी भी स्थान पर यहां से मूव कर सकते हैं ये। तो इसी गुण के कारण
जब ये गुणसूत्र एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जा रहे हैं और एक विषमजात गुणसूत्र पर जा रहे हैं और एक ही गुणसूत्र पर विभिन्न जगहों पर पहुंच रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के साथ साथ में जंपिंग जीन, जंपिंग जीन, जंप कर रहे हैं, कूदते फांदते हुए घूम रहे हैं ये, तो इनको हम जंपिंग जीन भी कह देते हैं, इसी गुण के कारण। अब ये पाए कहां कहां जाते हैं, तो इनकी अगर हम उपस्थिति देखें तो स्टूडेंट्स ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी उपस्थित होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में भी उपस्थित इंसर्ट किए जा सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी हम इनको निवेशित कर सकते हैं, उपस्थित नहीं होते, निवेशित कर सकते हैं, निवेशित कर सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी हम इन्हें निवेशित कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं वायरस, जो कौन से, फेज वाले, फंजाई, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा, जब आप लोग सेकेंड ईयर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे और उसके बाद में आप यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को छोड़ो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा नाम आता है, ई कोलाई। तो यहाँ वायरस फेज जो होते हैं उनमें, फंजाई में और बैक्टीरिया में इनको आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर इनको इंसर्ट किया जा सकता है। बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनको आईएस एलिमेंट कहते हैं, आईएस एलिमेंट कहते हैं। आईएस का क्या मतलब होता है, इंसर्शन सीक्वेंस, एलिमेंट, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। तो इसका आई और इसका एस, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं हम, आईएस एलिमेंट। तो यहां ये जो आईएस एलिमेंट है, इन आईएस एलिमेंट्स को सबसे पहले किसमें देखा गया था, इनको सबसे पहले किसमें इंसर्ट किया गया था, तो सबसे पहले इनको ई कोलाई में इंसर्ट किया गया था, निवेशित किया गया था, और इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा था, आईएस एलिमेंट। ई कोलाई में इंसर्ट किया गया था, इसी के आधार पर इनको आईएस एलिमेंट कहा गया। और यहाँ जो ये सेगमेंट पाए जाते हैं, इस सेगमेंट में जो बेस पेयर होते हैं, ये बेस पेयर होते हैं 700 से लेकर के 1400 तक बेस पेयर होते हैं। इतने बड़े सेगमेंट होते हैं ये डीएनए के, 700 से 1400 बेस पेयर वाले सेगमेंट होते हैं। अब इनके विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अगर हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी इनके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वापस से अगर हम समरी देखें इसकी, फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, अभी हमने पढ़ा था कि ये एक क्रोमोसोम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और दो विषमजात क्रोमोसोम में
विषमजात की अगर हम बात करें तो दो विषमजात क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जा सकते हैं, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर ये जा सकते हैं। दूसरा, जब ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जा सकते हैं या फिर जिस क्रोमोसोम पर ये इंसर्ट होते हैं यहां पर क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय विपथन एब्रेशन, गुणसूत्रीय विपथन उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर ये गुणसूत्रीय विपथन उत्पन्न करते हैं और गुणसूत्रीय विपथन को हम क्या बोल सकते हैं? म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन ही होता है। तो ये म्यूटेशन उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो सकती है कि ये गुणसूत्रों में म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये जो म्यूटेशन होता है, ये म्यूटेशन कैसा होता है? स्थायी नहीं होता। म्यूटेशन कैसा होता है? अस्थायी। अगर म्यूटेशन हो गया है, विपतन हो गया है, तो ये रिवर्स भी हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त रिवर्स होता है उस वक्त यहां पर एक प्रोसेस होती है, एक प्रभाव होता है। रिवर्स होते समय क्या होगा? यहां पर सबलित प्रभाव आएगा, सबलित प्रभाव दिखाई देगा, प्रभाव उत्पन्न होता है। अब ये सबलित प्रभाव क्या है? हमने किसी भी क्रोमोसोम में गुणसूत्रीय विपतन उत्पन्न करा दिया या फिर कहें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को यहां पर हमने एंट्री दिला दी। यहां जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट था इसको हमने यहां एंट्री दिला दी। इसकी एंट्री के बाद में यहां पर म्यूटेशन हुआ, विपतन उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को यहां से हटा दिया गया। जब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यहां से हट जाएगा तो ये क्या होगा? विपतन भी क्या हो जाएगा? गायब। तो ये वापस क्या हो जाएगा? नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल होता नहीं है। यहां पर क्या होगा? यहां सबलित प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और ये इस प्रभाव को हम फिनोटाइप के अंदर देख सकते हैं। किसमें? फिनोटाइप में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? माना किसी सीड के अंदर हम कोई सीड बना रहे हैं, सीड, तो उसके अंदर हमने क्या किया? हमने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को कुछ हमको चेंज करने, चेंजिंग के लिए उसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डाल दिया। अब उसको हम वापस जब नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे तो यहां से ये हटाना पड़ेगा, अस्थायी होता है, वापस रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर जो सीड बनेंगे उन सीड्स के ऊपर चितकबरे धब्बे होंगे, चितकबरे धब्बे होंगे। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? सबलित प्रभाव, जो चितकबरे धब्बों के रूप में हमको रिवर्स होने के बाद भी दिखाई देगा। म्यूटेशन तो नहीं रहा, लेकिन इसकी फिनोटाइप में कुछ प्रभाव क्लियर दिखाई देता है हमें। तो ये कहलाते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं।